सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस भी आने हैं काफी, ठीक है। और उसके अलावा ये चैप्टर एक हिसाब से आप लोगों ने कभी ना कभी सुना भी है पहले, जिससे क्या होता है कि देखने में ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, पर आने हैं एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज आने हैं तो ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक्स से ही क्वेश्चंस होंगे। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को किसी लॉन्ग वे से निकालने की कोशिश कर रहा है ना, कि ऐसे नहीं समझ आ रहा, शॉर्टकट से नहीं समझ आ रहा, तो मैं टाइम लगा के लिख के निकालूंगा, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है उसी से क्वेश्चन करना है, बिकॉज द रीजन उसके पीछे बच्चे ये है कि टाइम वेस्ट होगा और आपको पता है टाइम थोड़ा ही है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको हार्डली 1 मिनट लेना है एक क्वेश्चन को सोच के प्रोसेस करने में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 1.5 मिनट वाले क्वेश्चंस भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज हमने जैसे क्लास में भी अभी प्रैक्टिस की थी, तो हमारे क्वेश्चंस हार्डली 30 या 40 सेकंड्स में हो जाते थे। तो वही काम आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। अभी बच्चे सेंट्रल टेंडेंसी में पहली बात तो ये समझना पड़ेगा डाटा कितनी तरह का होता है, डाटा के हिसाब से ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी डाटा अगर हमें कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की डिजिट्स दी हैं इसमें अलग अलग। फिर आता है बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो दी है हमें, जैसे 10, 20, 30, 40, पर साथ में ये भी बताया जाता है फ्रीक्वेंसी देके कि कितना बार ये हर चीज रिपीट हुई है। मतलब फ्रीक्वेंसी को कहते हैं पूरे डाटा में जो भी ये डिजिट एक्स की ये कितनी बार रिपीट हुई है। अगर मैं लिख दूं एक्स के सामने 2, तो इसका मतलब सारे डाटा में 10 2 बार आया। 20 के सामने लिख दे मान लो 4, तो इसका मतलब सारे डाटा में 24 बार आया। ऐसे ही 30 के सामने 5 लिख दूं तो वो 5 बार आया। तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी वाला चक्कर, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि इंडिविजुअल सीरीज नहीं दी, साथ में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो वहीं से समझ जाना वो डिस्क्रीट सीरीज है। ऐसे कंटिन्यूस सीरीज की क्या पहचान है बच्चे, उसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होती है डाटा की, मतलब क्लासेस बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। जिसमें जैसे ये 0 से लेके 10 तक, तो ये इसका मतलब इसके सामने अगर अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 2, तो 0 से लेके 10 तक 2 नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक 4 है, एक 6, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज होता तो हम 4 और 6 को अलग अलग लिखते, डिस्क्रीट होता तो 4 और 6 के आगे 1 1 लिख देते कि एक एक बार आया। क्योंकि हमने उसकी क्लास बना दी, तो हम सारे डाटा को 0 से 10 के बीच में अरेंज करें। जैसे मान लो आपको मैंने डाटा दिया है ये, तो अभी 0 से लेकर 10 तक कितनी डिजिट्स होगी, 4 है, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 4। अगेन मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने डाटा दे दिया है, ये दिए, तो फिर अगली फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में तो ये फॉल नहीं करता 0 से 10 तक, तो इसका मतलब कि अगली फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, वो क्या होगी, 11 से लेके 20 तक। तो 1 2 3 4 5 सब इसी फ्रीक्वेंसी में लाई करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि इस क्लास इंटरवल में 5 डिजिट्स है। तो जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है वो होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, और आगे क्या लिखी होती है, वैल्यूज। अब उसके अलावा इस चैप्टर में काम आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं पे, तो वो भी सीख लेते हैं क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले ये भी बताती हूँ ये क्या है। ये अगर जिसको भूल गए हो तो उसे याद आ जाएगा क्या होता है। कभी भी आपको कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिया हो तो वहां पे हमेशा डाटा ऐसे दिया होगा, इस डाटा को हम कई बार मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमें मिड वैल्यू चाहिए होती है डाटा की, तो उससे एक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 0 + 10/2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, वो क्या बन जाती है उसकी मिड वैल्यू। तो यहाँ पे 0 और 10 के केस में मिड वैल्यू क्या आ गई, 5। वही दूसरे के केस में क्या आ जाएगी, 15, आगे क्या आ जाएगी, 25, आगे क्या आ जाएगी, 35, उससे आगे क्या आ जाएगी, 45। याद है ना वो जो हम ट्रिक क्वेश्चन करते हैं जब हम शॉर्टकट से करते हैं, तो वहां पे हम कैलकुलेटर पे यही काम करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। उसके बाद में कई जगह पे हमें फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मीडियन में चाहिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें रैंक लिखने हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपने कैलकुलेट करनी है, उसका एक यही तरीका है कि जैसे फर्स्ट में 5 वैसे का वैसे ही रहेगा,
अभी मान लो अगले पे वो कहना चाहता है कि 0 से लेके 20 तक बताओ कितने लोग हैं, तभी इसे कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही नेक्स्ट में वो पूछना चाहते हैं 0 से लेके 30 तक बताओ कितने लोग हैं, ऐसे ही 0 से लेके 40 तक बताओ कितने लोग हैं, और 0 से लेके 50 तक बताओ कितने लोग हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जिसके 20 से कम नंबर आए, तो 20 से नीचे सारे काउंट कर दोगे। कोई पूछे 40 से कम नंबर आए हैं, तो जिसके भी 40 से कम नंबर आए हैं सारे काउंट कर दोगे। और वो काउंटिंग कहाँ बताई गई है, एफ में। अब अगर मैं पूछूं कि 10 तक कितने हैं, तो आप बोलोगे मैम 5। अब अगर हम कहीं 0 से लेके 20 तक कितने हैं, तो ऑब्वियसली नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके पता लग पाएगा कि 0 से लेके 20 तक कितने हैं। ऐसे ही आगे अगर कोई पूछे 30 तक कितने हैं, तो ऑब्वियसली 11 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो क्या बन जाएगी, 15। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 15 + 5 20। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 20 + 5 25। ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली हमें ये कहने की कोशिश करते हैं कि 0 से लेके यहां तक बताओ कितने, 0 से लेके उस पर्टिकुलर क्लास की अपर क्लास तक बताओ कितने लोग हैं। तो इसीलिए जितने पिछले लोग होते हैं ना, सब में अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती। ठीक है, तो दिस प्लस दिस, फिर इसमें ये प्लस कर दिए, इसमें ये प्लस कर दिए, इसमें ये प्लस कर दिए। ठीक है। अभी अगर मान लो क्वेश्चन उलट आ जाए, वो हमसे पूछ रहे हैं, हमें क्लास फ्रीक्वेंसी दी है और कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए उसे हमें क्लास फ्रीक्वेंसी के कुछ टुकड़े देने पड़ेंगे। मान लो ये वाली क्लास फ्रीक्वेंसी जो है, ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये नहीं हमें दी गई, 4 कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मिसिंग फिगर है। तो कैसे निकालोगे, एक ही काम करना है आपने। ठीक है, जो आपका मिसिंग फिगर के सामने वाली क्लास फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फिगर के सामने वाली क्लास फ्रीक्वेंसी, उसमें से पिछला माइनस कर देना। मिसिंग फिगर के सामने वाली क्लास फ्रीक्वेंसी, उसमें से पिछली क्लास फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं, इसीलिए समझा रही हूँ। अभी मान लो आपको मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, ये 5 यहाँ पे 4 दिया है, ये मिसिंग है, तो अभी क्या करोगे, अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस 20 में से ये 15 माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी के थ्रू फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी में से पिछली क्लास फ्रीक्वेंसी माइनस करनी होती है, सामने वाली में से पिछली। डन बच्चे, यहां तक समझ आ गया। आगे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन कैलकुलेट करो। आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है 350 से लेके 400 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। 350 से लेके 400 तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। अभी भी आपको ये पता ना हो कि ये एफ है या सी एफ है, ये कैसे पहचाने, अगर वो किसी भी तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगे, जैसे यहां से यहां जा रही या यहां से यहां आ रही, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे हमें पहचान होगी कि ये सी एफ है या एफ है। अब क्योंकि ये लाइन में हो रहा है, 0 से 12 हो गया, फिर 12 से 25, फिर 48, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नीचे से ऊपर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे। तो ऑब्वियसली ये क्या दिया हुआ है मुझे, सी एफ दिया हुआ। ठीक है, यहां से पहचान लेना है ये सी एफ है। अभी उसने कहा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास की चाहिए उसे, 350 से लेके 400, तो इसका मतलब यहाँ की उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही है। अभी अगर कहें तो इसे पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, किसको किस में से माइनस करना है बच्चे, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ उल्टा क्यों होगा, क्योंकि मैंने जो सी एफ का आपको बताया, सामने वाले में से पिछला माइनस करना है, वहां पे सी एफ ऐसे लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सी एफ उल्टा लिखे इसलिए उल्टा माइनस होगा। 25 - 12 कितना आंसर आएगा, 13। अगला क्वेश्चन है बच्चे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है,
तो मुझे बच्चे एक बार ये बताओ, ये जो डाटा दिया है आपको, यहाँ 28, ये जो डाटा दिया है आपको, ठीक है, इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है। जल्दी से फ्रीक्वेंसी लिखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सबका सेम आंसर आया है? सब अपना आंसर मैच कर लो बच्चे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब ये समझ आ गया सबको क्लास फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम। अब इसमें दिक्कत नहीं होगी कोई भी। चलो वेरी गुड एवरीवन। चलो अभी आगे बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, ठीक है। मेन अब टॉपिक्स पे आते हैं। ऑब्वियसली इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पार्टीशन वैल्यूज वाला, एंड तीसरा है मोड कैलकुलेट करना। मैथमेटिकल एवरेज में 3 है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। और पोजिशनल एवरेज में मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइड। और मोड ये मतलब ये सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर होते हैं। अभी आगे अर्थमेटिक मीन तो सबसे इजी है इंडिविजुअल सीरीज का। अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है? एवरेज। जो आप अपनी 8, 9, 10th क्लास से सीखते आ रहे हो कि एवरेज क्या होती है किसी नंबर की। नंबर ऑफ डिजिट्स को प्लस करो, जो आपको डिजिट्स दी हैं उन्हें प्लस करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिजिट्स से। जितनी डिजिट्स दी हैं उसे सम करो और नीचे नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दो। अभी ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उसे छोटा एन कहते हैं, पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में जो नंबर ऑफ सीरीज का टोटल होता है बच्चे उसे बड़ा एन कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है और लिखते वक्त भी इसकी चीज का ध्यान देना है कि इंडिविजुअल सीरीज में ही छोटा एन यूज होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बड़ा एन यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय छोटा एन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सीरीज। जल्दी से ये क्वेश्चन निकालो एवरीवन, क्वेश्चन निकालो जल्दी से। सारी डिजिट्स का टोटल लगाओ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी ये डिजिट्स आनी चाहिए, 562 डिवाइड बाय 9। तो आंसर कितना आ गया? 62.44। इजी है ना? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आई थिंक 9 या 10 सेकंड में निकलना चाहिए। इतना अपनी कैलकुलेटर की स्पीड को मेंटेन करके रखो कि जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ यही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बच्चे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एवरेज में क्या पिक्चर में एक्स्ट्रा आ जाता है? दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का एक ही हल है कि जैसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल में सारे डिजिट्स का टोटल लगा दो, नीचे नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दो। तो यहां भी इनडायरेक्टली सारी डिजिट्स का टोटल ही लग रहा है और नीचे नंबर ऑफ डिजिट से ही डिवाइड किया जा रहा है। नंबर ऑफ डिजिट्स पे पहुंचने के लिए फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ता है, सिग्मा एफ। इसीलिए 2 फॉर्मूले हैं, या आप बोल दो एन या आप बोल दो सिग्मा एफ, एक ही बात है। एन भी इसे ही कहते हैं, सिग्मा एफ भी इसे ही कहते हैं। और कितना बन गया? 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 9। और x क्या है? 10, 20, 30। तो क्या करना है? हर x को f से मल्टीप्लाई करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में आपने कोशिश करनी है कि आप कभी भी इन चीजों को अपने वहां से मत निकालना कि कैलकुलेटर पे सिंपल लिख लिख के मल्टीप्लाई कर करके आप सोल्व कर रहे हो उसे। आपने कोशिश करनी है कि आपने कैलकुलेटर पे वो m+ वाली ट्रिक ही यूज करनी है। वो ट्रिक क्या है बच्चे? करना क्या होता है, जिसको नहीं याद है सिर्फ एक रिमेम्बरेंस के लिए करा रही हूँ। जैसे करना क्या है? 10 × 2। ठीक है, जो आंसर आया फिर दबा देना m+। ऐसे 20 × 3, जो आंसर आया दबा देना m+। फिर आना है 30 × 4। आफ्टर दैट जो आंसर आया देन m+। ठीक है, फिर आपने करना है mr से। सबका बन गया टोटल। टोटल को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डिजिट से। तो क्या आंसर आ गया? 22.22। देखो जो खुद सॉल्व कर रहे थे सबका आंसर आ गया ये। तो हमने ना कुछ चीजें अपनी आंसर शीट पे लिखनी है, जैसे वहां पे आपको रफ पेज मिलेगा,
आपने एग्जाम में कभी भी वहां पे ज्यादा वही चीज लिखनी है जिसमें आपको लिख के ही समझ आएगा। कुछ चीजें हमने ऐसे रखनी है कि सीधा कैलकुलेटर पे हो जाए, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ये वैसी ही चीजें हैं, क्वेश्चन देखा, सीधा कैलकुलेटर उठाया और एम प्लस के टेक्निक से निकाल दिया। ठीक है, ये चीज याद रखना बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि मल्टीप्लाई करने के बाद एम प्लस दबाना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एम प्लस दबाना है। इसका मतलब बच्चे दो फॉर्मूले किए अब तक। इंडिविजुअल का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स सारी डिजिट्स का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। डिस्क्रीट का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, मिड वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला यहाँ पे भी सिग्मा एफ एक्स ही है, यहाँ पे जो एक्स है दैट इज मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगेन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है मीन वेट, और उसके लिए डाटा दिया हमें कंटिन्यूस सीरीज वाला। ठीक है, जब भी कंटिन्यूस का सीरीज का डाटा दिया हो, जैसे अभी डिस्कस किया, हमें करना क्या है, अपनी हर एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैलसी पे सबसे पहले करेंगे 44 प्लस 48 डिवाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसे उसकी फ्रीक्वेंसी से। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर हमें कैलसी पे क्या प्रेस करना है, एम प्लस। ऐसे ही हम आगे वाली सारी क्लास इंटरवल्स पे सेम चीज करेंगे। ठीक है, फिर एंड में दबा देंगे एमआरसी, फिर उसे डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा ऑफ एफ, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी के टोटल से उसे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये डिवाइड करने से पहले एक चीज समझो बच्चे, जब भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाए, कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी बोले उन्होंने, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो क्यूमुलेटिव है या सिंपल फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो रही है। जब हम देखें 3 से 4 तो इंक्रीज हो रही है, 4 से 5 इंक्रीज हो रही है, 5 से 7 भी, 7 से 9 भी, पर यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ ये इंक्रीज नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने पहले ही पहचाननी है क्वेश्चन में। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, अपने कैलसी पे अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट। चलो, अभी कैलसी पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 44 प्लस 48 डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गई हमारी मिड वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 3, और ऐसा करने के बाद हम दबा देंगे एम प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम होगा हमारा अगली क्लास इंटरवल 49 प्लस 53 डिवाइड बाय 2। ये मिड वैल्यू आ गई, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, दैट इज 4। ठीक है, अगेन इसे क्या कर देंगे एम प्लस। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे 54 प्लस 58 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी से 5, और ये कर देंगे एम प्लस। देन आएंगे 59 प्लस 63 डिवाइड बाय 2, ये आ गई उसकी मिड वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, 7, और ये बन गया एम प्लस। फिर आएंगे 64 प्लस 68 डिवाइड बाय 2, इसकी मिड वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसे कर देंगे एम प्लस। फिर आएंगे नेक्स्ट पे 69 प्लस 73 डिवाइड बाय 2, ये आ गई उसकी मिड वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, ये कर देंगे एम प्लस। अब सारे कैलकुलेशन के बाद हम करेंगे इसे एमआरसी। जब एमआरसी करेंगे ये क्या आ जाएगा, सबका टोटल। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करें बच्चे तो 3 प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8, ये देखो कितना बन रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8, 36। तो हम डिवाइड कर देंगे 36 से। ठीक है, ये आ गया 61.4। तो आपने जब भी कैलकुलेट करना है ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा, और क्विकली आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 61.42। सही है, चलो आगे चलते हैं। आगे बच्चे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। करना क्या है कि जो भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं, आपने उन ऑप्शंस को एक एक करके हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ट्राई करना है। ठीक है, जैसे ये पहली ऑप्शन है 42 एंड 27, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पे मैं 42 और 27 लिख के ये अज्यूम करूंगी कि यही आंसर है। ठीक है, और एक बार मीन निकाल के देखूं, क्योंकि हमारा मीन निकालने में हार्डली 10 सेकंड का टाइम लगता है।
अगर मीन का आंसर 67.45 आ गया तो यही आंसर है, अदरवाइज फिर अगले पे चलेंगे, नहीं तो अगला ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ट्राई करो, कैलकुलेट। अभी आगे क्या की थी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी अगर वैल्यूज दी है हमें वो वैल्यूज सेम है। जैसे मान लो आपको डाटा दिया है 5 5 5 5, तो अगर ये वैल्यूज सेम है तो इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, वो भी सेम आएगा। सेम का मतलब अर्थमेटिक मीन का आंसर भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो इफ द वैल्यूज आर ए देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल लेफ्ट देम इज ए। हमने क्वेश्चन भी देखा था इंस्टीट्यूट का जिसमें उन्होंने ये डाटा दिया था ऐसे ही और कहा था अर्थमेटिक मीन का आंसर बताओ, तो हमने क्या करना है, सीधा जाके उसी डिजिट पे टिक कर देना है। ऑप्शंस में 5 होगा, 5 पे टिक कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सारे वेरिएबल एक जैसे हैं और अगर सारे वेरिएबल एक जैसे होते हैं तो आंसर भी वही आता है। उसके बाद में बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अलजेब्रिक सम जितना भी होता है डेविएशंस का अर्थमेटिक मीन से। इसकी क्या ट्रिक थी कि ये अर्थमेटिक मीन है, मान लो अर्थमेटिक मीन है 10 और हमें डाटा दिया है 2 4 12 14। ठीक है, तो इससे ये माइनस करेंगे इनका एवरेज। एक काम करते हैं, पहले काम करो इसका एवरेज निकालो, 2 4 12 14 8 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6। 4 को 8 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, -4। 12 को 8 में से माइनस करेंगे 4। 14 को 8 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, 6। तो यही चीज ये कहता है, ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि जितनी डेविएशंस है, जितनी डेविएशंस है, डेविएशंस मतलब -6 -4 4 6, इन सबका जब टोटल लगाओगे तो कहते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। ऑब्वियसली 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन मतलब माइनस करना, मीन x माइनस एक्स मीन का टोटल हमेशा 0 होता है। x माइनस एक्स मीन का टोटल हमेशा 0 होता है। आगे बच्चे, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल एज वेल एज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। इसमें क्या है बच्चे, ये हमेशा ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, जब आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में और उसमें वो कह रहा है कि एक का आंसर दिया हुआ है, दूसरा कैलकुलेट करो, तो वहीं पे समझ जाना वो स्केल या ओरिजिन का क्वेश्चन है। अब ये स्केल और ओरिजिन होता क्या है, स्केल ये कहता है कि अगर मान लो ये कुछ 5 स्टूडेंट्स का डाटा है, पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, पहले हमने उनका वेट मेयर किया। वेट जब मेयर किया तो पहले का 52 आया, दूसरे का 48, तीसरे का 45, चौथे का 50 और फिफ्थ का 55। हमने कहा चलो एक एवरेज वेट निकाल लेते हैं पूरी क्लास का, तो एवरेज वेट कैलकुलेट करके आया 50। अब बाद में पता चला वो जिस वेट स्केल पे हम उसे वेट मेयरमेंट कर रहे थे वो वेट स्केल 1 किलो ज्यादा दिखाता है। हमें पता चला 1 किलो ज्यादा दिखाता है कि खराबी है मशीन में, तो इसका मतलब आपको सबके वेट में -1 करना पड़ेगा क्योंकि वो 1 किलो ज्यादा दिखा रहा है, तो आपने सबके वेट में -1 कर दिया। ठीक है, ये इसे कहते हैं चेंज इन स्केल करना, स्केल चेंज कर दिया आपने कि सबके वेट में -1 कर दिया। -1 करने के बाद अब इसको कैलकुलेट करना बच्चे, ये जितने 51 47 प्लस 49 प्लस 54 डिवाइड बाय 4, ये क्या आ गया, हाँ कितना आ गया बच्चे, 49। अब ये 49 अगर ध्यान से देखें तो सब में से -1 करने के बजाय अगर हम सीधा अर्थमेटिक मीन में से ही -1 कर देते तो तब भी अच्छे से आंसर आ जाना था। तो यही प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर डिजिट्स में सब में सेम चेंज हुआ है, सेम चेंज ऑफ स्केल हुआ है, मतलब सब में से 1 माइनस किया है या फिर सब में 2 प्लस किया है, सब में 5 प्लस किया है, प्लस या माइनस किया है, तो कहते हैं सबको रिकैलकुलेट करने के बजाय जितना माइनस या प्लस करना है ना आप मीन में से ही कर दो। आप जो भी प्लस और माइनस कर रहे हो वो आप उसके अर्थमेटिक मीन से ही कर दो तो आंसर ठीक हो जाएगा, आपका जो गलती है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ही ये अगली एग्जांपल है, इसमें मान लो हमने +2 कर दिया, बढ़ा दिया कि हमें ऐसा लगा कि वो मशीन जो है वो 2 किलो कम दिखाती है तो हमने 2-2 किलो बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली मेरा इसका आंसर क्या आएगा,
52। अब कैलकुलेट करके देख लो 52 ही आएगा। तो ये चीज है चेंज ऑफ स्केल, कि आपने कुछ भी अगर आपके डेटा में ऐड किया है तो वही चीज सेम डिजिट आपके मीन में ऐड हो जाएगी, तो मीन का आंसर चेंज हो जाएगा, मीन का आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे ये ध्यान रखो, सेम तरीके से अगर मैं कहूं कि आपने पूरे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे डिजिट्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पूरे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, मीन का आंसर था 10, तो हम 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसीलिए जब भी इसे लिखते हैं तो बोलते हैं a प्लस बी एक्स। ये जो a है ये चेंज इन स्केल, ये जो b है ये चेंज इन ओरिजिन। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। एग्जाम्पल में हमें बताओ x मीन का आंसर दिया हुआ है 4, तो हमसे पूछा जा रहा है y मीन निकालो। तो y मीन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, x की जगह x मीन लिख दो, 5 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 22। 22 क्या हो गया मेरा y का मीन। इजी है ना बच्चे। बस इसमें ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन में स्केल भी यूज होता है, ओरिजिन भी यूज होता है, स्केल भी यूज होता है, ओरिजिन भी यूज होता है। जब मीन डेविएशन करेंगे तब मैं बताऊंगी कई जगह पे कि ये यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को याद रखना है। आपने याद कैसे रखना है कि मीन में, अर्थमेटिक मीन में स्केल भी होता है और ओरिजिन भी होता है। ठीक है, अभी बच्चे ये करो, आप करो, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। याद है ना कैसे करना है, कोशिश करनी है कोई एक जिसे कैलकुलेट करना है। जैसे v कैलकुलेट करना है ना, इक्वेशन सॉल्व करके v एक साइड पे निकाल दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं v एक साइड पे निकालना चाहूं तो यहाँ आ जाएगा -7 -2u। मैंने v एक साइड पे रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, बाकी सारे राइट हैंड साइड पे। अब इसमें पुट करके कैलकुलेट करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, -27 क्या आएगा, -27 कैसे आया, -7 -2। अब देखते हैं म्यू कितना दिया है, यू का मीन दिया है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा -7 -20 -27। ठीक है, इक्वेशन, बस इक्वेशन का ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आनी। डन बच्चे, यहाँ तक प्रॉपर्टीज हो गई, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी दे ऑल आर डन। अब आगे कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद है सबको। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, डेटा दो तरह का डेटा दिया है, जैसे दो बॉक्सेस दिए हैं, बॉक्स नंबर 1 बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 में जो भी डेटा पड़ा है, ठीक है, उसके वो सबके नंबर लिख लिए, सबके मीन पता है हमें। ऐसे ही बॉक्स नंबर 2 के जितने नंबरिंग है वो पता है और मीन पता है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कंबाइंड मीन निकालो दोनों का। तो हमें क्वेश्चन को देना चाहिए एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक दोनों के मीन अलग अलग, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करके उनका मीन निकाल लेंगे। चलो ये क्वेश्चन करो सॉल्व। सिक्स वन सिक्स जीरो ठीक है, बिल्कुल सही है, 6160। सबका हो गया।